नमस्कार, हूनबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। खबरों की शुरुआत करेंगे। देहरादून में प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय प्रकरण को लेकर सियासी बयानबाजी जारी है। ऐसे में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा है कि पार्टी ने रायपुर विधायक उमेश शर्मा काऊ से बात कर उनका पक्ष भी जाना है और उनकी ओर से माफी मांगे जाने के बाद अब इस मुद्दे को अनावश्यक तूल देने से बचना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा है कि ऐसे मामलों में जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों दोनों को संयम रखना जरूरी है। साथ ही उन्होंने विपक्ष पर पलटवार करते हुए आरोप लगाया कि कांग्रेस नेताओं ने अतीत में हुई घटनाओं पर कभी माफी भी नहीं मांगी। मैंने उनको बुलाकर बातचीत की, देर रात हमारी बातचीत हुई है और उन्होंने इस घटना के लिए क्षमा भी मांगी है। हम किसी भी प्रकार से इस प्रकार की घटनाओं को ना तो स्वीकार करते हैं, ना किसी जनप्रति अपेक्षा करते हैं कि इस प्रकार की घटनाएं खड़ी हों। अधिकारी जो है उनको भी इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि जनप्रतिनिधि से किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए। आखिरकार हमारी देवभूमि में इस प्रकार का कल्चर कभी नहीं रहा है। संयम सबके लिए आवश्यक होता है और हमने उनसे भी कहा है कि संयम बरतने की आवश्यकता है और मैंने अपील भी की है सभी शिक्षक संगठनों से कि इस प्रकार की परिस्थितियों में हमको कम से कम इस व्यवहार का प्रदर्शन करना चाहिए कि ना तो राजनीतिक दल इसको स्वीकार करते हैं, ना इस प्रकार घटनाओं को समाज ही स्वीकार करता है। तो क्योंकि उनके खिलाफ रिपोर्ट भी दर्ज हुई है, हर प्रकार का जो विषय रहता है सबको न्यायालय में अपनी बात रखने का अधिकार है, इसलिए इस प्रकार के विषयों पर बहुत ज़्यादा तूल देने की आवश्यकता नहीं है। यूकेडी युवा प्रकोष्ठ के केंद्रीय अध्यक्ष आशीष नेगी और केंद्रीय उपाध्यक्ष कुलदीप सिंह रावत बीते रविवार को कुमाऊं क्रांति संवाद यात्रा के दौरान चंपावत जिले के लोहाघाट पहुंचे, जहां यूकेडी कार्यकर्ताओं ने दोनों नेताओं का फूल मालाओं से जोरदार स्वागत भी किया है। वहीं गांधी चौक में जनता को संबोधित करते हुए आशीष नेगी ने कहा है कि बीजेपी और कांग्रेस ने 25 सालों में धर्म जाति के नाम पर जनता को बांटा है और राज्यों को लूटकर खोखला कर दिया है। उन्होंने पलायन, जंगली जानवरों से किसानों की समस्या, अग्निवीर योजना में पहाड़ी युवाओं को ऊंचाई छूट न मिलने और पर्वतीय क्षेत्रों में सुविधाओं की कमी पर भी चिंता जताई है। साथ ही उन्होंने 2027 में जनता के सहयोग से बड़ा बदलाव होने का ऐलान भी किया है और कार्यकर्ता जनता से एकजुट होकर जागने की भी अपील की है। भिन्नता है, हर जगह अलग संस्कृति। इस यात्रा का स्पष्ट उद्देश्य ये है कि अब जो है उत्तराखंड 26 साल का हो चुका है, वही बुनियादी मुद्दे और उसकी वजह से जितनी अव्यवस्थाएं आप देख रहे हैं, चाहे अस्पताल ना हो, चाहे बच्चों पे रोजगार ना हो, तो कुछ बुनियादी मुद्दे हैं जैसे भू कानून, मूल निवास, राजधानी गैरसैंण, जल जंगल जमीन का अधिकार, हमारा 1992 का जो ब्लूप्रिंट है कि कैसा उत्तराखंड होगा, अगर वो लागू हो जाता तो आज जो है कुमाऊं गढ़वाल जो है विकास से अछूता नहीं रहता। कुमाऊं की जो परिभाषा है वो हल्द्वानी तक सीमित हो गई है और गढ़वाल की जो परिभाषा है वो देहरादून तक सीमित हो गई है, जबकि असल उत्तराखंड तो गैरसैंण की कंदराओं और पहाड़ की कंदराओं में बसता था। इस यात्रा को लेकर हम आज मुख्यमंत्री जी के गृह जनपद में पहुंचे हैं, उनकी सीट पर पहुंचे हैं और उनसे भी यही निवेदन करते हैं कि आप तो कुमाऊं की क्रांतिकारी भूमि से हो, आप जो है झिझके मत ये गैरसैंण राजधानी से, क्योंकि पिथौरागढ़ से चंपावत से कितना दूर जो है देहरादून पड़ता है, इससे नज़दीक तो इन्हें दिल्ली पड़ जाता है। तो राज्य को असली अवधारणा में लाने के लिए आपके पास मौका है। आप जो है, आपको जनता ने बहुत प्यार दिया है, आपको बहुत सम्मान दिया है, आपको एक बहुत वरिष्ठ पद तक पहुंचाया है। आप जो है ये जो बुनियादी मुद्दे हैं इस प्रदेश के हल कर दीजिए। उत्तराखंड क्रांति दल तो केवल अपने मुद्दों के लिए यहाँ पर खड़ा है। नैनीताल समेत तमाम क्षेत्रों में इन दिनों राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस का शताब्दी वर्ष हिंदू विराट सम्मेलन के साथ साथ जगह जगह मनाया जा रहा है। गत दिवस नैनीताल के डीएस से मैदान में साध्वी प्राची ने सभा को संबोधित करते हुए कहा है कि बटोगे तो कटोगे, एकता बहुत जरूरी है। इस क्रम में भवाली, भीमताल और ग्रामीण क्षेत्र मंगोली में भी बड़ी धूमधाम के साथ आरएसएस के 100 साल पूरे होने पर कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस मौके पर महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लिया है। सरोवर नगरी नैनीताल में रंगों के पर्व होली के रंग सजने लगे हैं। पुरुषों की बैठकी होली के बाद अब महिलाओं की होली हंसी ठिठोली मस्ती नजर आने लगी है।
इसी क्रम में नगर की महिला संगठन लेक सिटी वेलफेयर क्लब की ओर से होली का आयोजन किया गया, जिसमें महिला होलियार होली गायन के साथ साथ मस्ती में झूमती थिरकती भी नजर आई। सरोवर नगरी में इन दिनों फागोत्सव का रंग चढ़ा हुआ है। महिला होलियार दीपा पांडे का कहना है कि साल भर उन्हें रंगों के त्योहार होली का इंतजार रहता है, जिसमें होली गायन के साथ साथ होली के गीतों में नृत्य झूमकर बाहर निकलता है। उन्होंने कहा कि संस्कृति के प्रचार प्रसार में महिलाएं मुख्य भूमिका में भी रही हैं। बहुत काफ़ी संख्या में महिलाएं यहाँ पर आई हुई हैं। इसमें हमारे बीच अल्मोड़ा से, रामनगर, हल्द्वानी, भीमताल, गेठिया की और नैनीताल के महिलाएं हमारे साथ हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर होली को लेकर इतना उत्साह है, ऐसा लगता है कि मानो पूरा वृंदावन और बरसाना यहाँ आ गया हो। हमने होली को आकर्षक बनाने के लिए जो स्वांग बन के यहाँ पर आते हैं उनके लिए भी एक टीम रखी है कि जिससे जो हमारे समाज में जो कुरीतियाँ हैं उन पर एक मैसेज समाज में जाए, हम उसको रोक पाएँ और बेस्ट जो स्वांग होंगे उनको यहाँ पर पुरस्कृत भी किया जाएगा। और हमारे बीच में जो होलियार हैं, जो हमारे पुराने होलियार हैं जिन्होंने अपने समाज में होली का प्रचलन किया है, उनको प्रतिवर्ष यहाँ पर पुरस्कृत किया जाता है। इस वर्ष भी 5 होलियारों को यहाँ पर पुरस्कृत किया जाएगा, जिसमें रामनगर से, हल्द्वानी से, अल्मोड़ा से, भीमताल से और नैनीताल से। होली की बहुत अच्छी झलक यहाँ पर देखने को मिलती है। महिलाएं ज़्यादातर कुमाऊनी क्षेत्र से हैं, तो कुमाऊनी होली हमको यहाँ पर देखने को मिलती है। उसमें महिलाएं स्वांग बनकर आती हैं और विशेष जो कला प्रदर्शन होता है वो यहाँ पर उनके द्वारा किया जाता है। समाज में बहुत महत्व रखता है और होलिका दहन के बाद इसको मनाया जाता है, लेकिन रंग हमारा बहुत पहले से पड़ जाता है, तो उसको हम पूरे समाज वाले मिल करके, महिलाएं अलग मनाती हैं, पुरुष वर्ग अलग मनाता है। तो आज हम सब महिलाएं मिल करके इस त्योहार को मना रही हैं और सभी का उल्लास देखते ही बनता है। हरिद्वार में गंगा की निर्मलता को लेकर तमाम दावे और वादे किए जाते हैं। मुख्यमंत्री धामी भी गंगा की सफाई पर सतर्क नजर आते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। हर की पौड़ी के पास नालों को तो बंद कर दिया गया, मगर शहर के बाहर ग्रामीण इलाकों में गंगा में गंदगी का सैलाब जारी है। बस्तियों और मवेशियों का मूत्र सीधे गंगा में गिर रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में बस्तियों की गंदगी और मवेशियों का मलमूत्र बिना किसी रोक टोक के गंगा में समा रहा है। नमामि गंगे प्रोजेक्ट के बावजूद लापरवाही प्रशासन की साफ नजर आ रही है। आगामी कुंभ को देखते हुए गंगा की निर्मलता पर यह कलंक चिंता का विषय बना हुआ है। तो हर की पौड़ी के पास नालों को बंद किया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी गंदगी जो है वो गंगा में समाहित हो रही है। गंगा में गंदगी का सैलाब जारी है और प्रशासन पर भी अब लापरवाही के आरोप लग रहे हैं। गंगा की निर्मलता पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। तो हर की पौड़ी के पास नालों को बंद किया गया है, लेकिन बावजूद इसके गंदगी गंगा में समाहित हो रही है। और ऐसे में गंगा की निर्मलता पर भी अब सवाल खड़े होने लगे हैं। प्रशासन पर लापरवाही के आरोप हैं। हालांकि सरकारें बार बार ये कहती है कि नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत भी और साथ ही सरकार भी इस पर फोकस कर रही है ताकि गंगा को स्वच्छ निर्मल रखा जा सके, लेकिन बावजूद इसके गंगा नदी दूषित होती हुई नजर आने लगी है। तो हर की पौड़ी के पास नालों को बंद भी किया गया था, लेकिन बावजूद इसके ये भी देखने में नजर आ रहा है कि गंदगी नदियों में जा रही है। और संवाददाता परवेश राय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। परवेश, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, आखिर
नदी नालों को आखिर क्यों नहीं रोका जा रहा है, क्योंकि गंदगी का सैलाब भी अब नदियों में नजर आने लगा है। मैं आपको बता दूं कि हरिद्वार की गंगा में निर्मलता को लेकर तमाम दावे और वादे किए जाते रहे हैं, जिसको लेकर मुख्यमंत्री भी मुख्य गंगा की सफाई पर सतर्क नजर आते हैं। लेकिन लगातार जिस तरीके से जमीनी हकीकत की बात की जाए तो युद्ध देखा जाता है कि कई जगहों पर एनजीटी के नियमों के विरुद्ध नदी गंगा जी में नाले खोले गए हैं। और रुड़की में भी लगातार एबीवीपी और बजरंग दल के लोग हैं, वो भी लगातार मांग कर रहे हैं कि जिस तरीके से रुड़की गंगा नहर किनारे वहां पर कुछ अवैध दुकानें हैं जिनपे वहाँ पे कुकुट को काटा जाता है और वहाँ पे लगातार जो वेस्टेज होता है वो सारा उसी नहर में डाला जाता है। तो इसी को लेकर के लगातार जो है लोग उनकी हटाने की मांग कर रहे हैं और देखना होगा कि इस पर कब और किस तरीके से लोग इसको देखते हैं। जी बिल्कुल प्रवेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। राजधानी देहरादून में हुए युवक के हत्याकांड का नेहरू कॉलोनी पुलिस ने खुलासा करते हुए 3 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। एसएसपी के निर्देशन में की गई कार्रवाई में पुलिस ने न केवल आरोपियों को पकड़ा बल्कि हत्या में प्रयुक्त हथियार भी बरामद कर लिए हैं। दरअसल 28 साल दिव्यांग धीमान 9 फरवरी से लापता था, जिसकी गुमशुदगी बसंत विहार थाने में दर्ज भी कराई गई थी। जांच के दौरान सामने आया कि पैसों के लेन देन को लेकर चल रहे विवाद में आरोपियों ने उसे कमरे में बुलाकर लोहे की रोड, हथौड़े और पेचकस से हमला कर मौत के घाट उतार दिया है। हमारे जो विवेचना अधिकारी है, जो विवेचक हैं, उन्होंने जब उनके घर में जाके जो जिन लोगों के साथ ये गया था उनसे पूछताछ की उनके घर में, तो ये बात संज्ञान में आई थी कि ये 3 अन्य दोस्तों के साथ में था और लास्ट में एक टैक्सी में भी ये देखा गया था। जब हमारी जांच आगे बढ़ी तो टैक्सी चालक को हम लोगों ने जब हिरासत में लिया तो उसके द्वारा यह बताया गया कि इसकी डेड बॉडी शामपुर थाना क्षेत्र हरिद्वार जनपद में ठिकाने लगाई गई है। तत्काल यहाँ से टीम ले जाके हरिद्वार पुलिस की मदद से मृतक दिगंबर धीमान की डेड बॉडी वहाँ से प्राप्त हुई थी, जिसको पीएम के लिए भेजा गया और इसके साथ ही हमारी विवेचना आगे बढ़ी। इसके जो 3 दोस्त थे वो लगातार फरार चल रहे थे। टैक्सी चालक को पकड़ा गया था, उसको तत्काल न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। हमारी टीम लगातार इनके पीछे थी और एक महत्वपूर्ण सफलता हमारी टीम को हाथ में लगी, जिसमें कल इनकी अरेस्टिंग की गई है। तीनों को जब पकड़ा गया, इनसे जब पूछताछ की गई है, इनके द्वारा ये 3 जो अन्य इसके साथ थे, इनका नाम एक हेमंत कुमार, आदिल और वैभव, ये 3 नाम के इनके साथी थे जो इसके साथ लगातार काफ़ी टाइम से जुड़े हुए थे। और जो मृतक है इसने इनसे कुछ पैसे का भी इनसे लेन देन चल रहा था। शिक्षा निदेशालय में शिक्षा निर्देशक से मारपीट के मामले में शिक्षकों और कर्मचारी संगठनों में आक्रोश बना हुआ है। कर्मचारी नेता सीताराम पोखरियाल ने कहा है कि शनिवार को कुछ सामाजिक और अराजक तत्वों ने कार्यालय परिसर में जबरन प्रवेश कर उत्तराखंड के प्रारंभिक शिक्षा निदेशक पर हमला किया और उन्हें शारीरिक रूप से घायल भी किया गया। ये काम न केवल अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है और निंदनीय भी है, बल्कि राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था और कानून व्यवस्था के लिए गंभीर चुनौती भी है। उत्तराखंड जैसे शांतिप्रिय और अनुशासित राज्य में शासकीय कार्यालय के अंदर इस प्रकार की हिंसक घटना चिंताजनक भी है। दुर्भाग्य है आज इस उत्तराखंड जो देवभूमि में कही जाती है, आज अधिकारी कर्मचारी कहीं भी सुरक्षित नहीं है, तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। अभी हमारे निदेशक प्राथमिक शिक्षा श्री अजय नोडियाल जी के साथ माननीय विधायक रायपुर श्री उमेश काऊ जी और उनके समर्थकों से लगभग 200 लोग निदेशालय गए और उनके द्वारा उनके साथ बहुत ही गंदी हरकतें, मारपीट और पूरा निदेशालय में तोड़ फोड़, फाइलें फाड़ के सारा निदेशालय में उन्होंने शांति व्यवस्था भंग करते हुए सारी जितनी पत्रावली डायरेक्टर साहब की टेबल में जो सब फाड़ दिए। बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। कहीं ना कहीं आज इस उत्तराखंड में अधिकारी कर्मचारी शिक्षा सुरक्षित नहीं है। मैं उत्तराखंड सरकार से अनुरोध करता हूं, अपील करता हूं कि शिक्षा विभाग में एक सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए एक ठोस निर्णय लें ताकि इस तरह की अभ्यर्थी न हो और जो दोषी हैं उन पे कार्रवाई अधिक माननीय मुख्यमंत्री, माननीय शिक्षा मंत्री से अनुरोध करूंगा कि उन पे जल्द से जल्द आज ही कार्रवाई की उन्हें सजा दी जाए। जसपुर क्षेत्र के तराई पश्चिम वन प्रभाग के पतरामपुर रेंज में बाघ ने एक 16 साल के युवक को अपना शिकार बना लिया, जिसमें क्षेत्र के लोगों में दहशत का माहौल है। बताया गया कि 8वीं कक्षा में पढ़ने वाले किशोर को बाघ ने
उस वक्त अपना शिकार बनाया जब वो अपने पशुओं को चारा डाल रहा था। किशोर पर हमला कर भाग उसे घर से लगभग 150 मीटर दूर तक जंगल में ले गया। आसपास के लोगों ने किशोर की चीख पुकार सुनकर उसका पीछा भी किया और शोर मचाने पर बाघ किशोर को छोड़कर चला गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। एक बच्चा लोगों की मांग यही है कि इस जानवर को पकड़वाया जाए, शेर को, नहीं तो और भी घटना हो सकती हैं और इस बच्चे का जो नुकसान या जो भी सरकार की तरफ से मुआवजा वो मिलना चाहिए। जब घर वाले भाग कर पड़े तब शेर से छुड़ाया इसको। एक बच्चे को स्कूल से आया था और थोड़ा जंगल की तरफ हो गया तो वहाँ पे टाइगर ने अटैक कर दिया उसके ऊपर, तो दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से उसकी मृत्यु हुई है। बड़ी दुखद घटना है और अब जो भी विभागीय जो भी कार्रवाई होगी वो कर रहे हैं। बाकी कोशिश करते हैं कि जो ये हमलावर टाइगर है इसको यहाँ से हटाने के लिए परमिशन मांगते हैं। परमिशन मांग करके इसको यहाँ से हटाएंगे। बाकी जो भी मुआवजा, उचित मुआवजा है जो सरकार द्वारा दिया जाता है वो उसकी भी कार्रवाई तुरंत तत्काल प्रारंभ कर दी है और जो भी विभागीय कार्रवाई है जो भी हो सकती है वो करेंगे। देखिए अब वो जो उनके द्वारा तो मांग की गई है और उसको उस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए उच्च स्तर को मामला प्रेषित किया जाएगा। जो भी हमारी तरफ से हर संभव उसको प्रयास होगा कि परिवार को की कोई ऐसी स्थिति हो जाए कि ये लोग सरवाइव करें ठीक से। वन्यजीव संरक्षण और सुरक्षा के मद्देनजर उच्च हिमालयी क्षेत्रों में 6 दिवसीय विशेष शीतकालीन गश्त और ड्रोन सर्वे अभियान चलाया गया है। नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क के प्रभागीय वनाधिकारी IFS श्री अभिमन्यु ने जानकारी देते हुए बताया कि गश्त के दौरान निम्नलिखित दुर्लभ वन्य जीवों की सक्रियता कैमरे में कैद हुई है। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत कई बार ये कह चुके हैं कि अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाएंगे और अब पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने भी कहा है कि अगर 2027 में सरकार बनी तो स्थायी राजधानी बनाएंगे, जिस पर बीजेपी ने तंज भी कसा है। उत्तराखंड में साल 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों की गतिविधियां तेज हो गई हैं। इसी क्रम में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने गैरसैंण को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि यदि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनती है तो गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाया जाएगा, साथ ही वहां एयरपोर्ट का निर्माण कर उसे एयर कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा। मेरी इस बात को मतलब ये अडिग है कि सत्ता आएगी तो गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाया जाएगा। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है और हम इसको आगे बढ़ाएंगे। बतेरे हमारे साथी इस बात को कहते हैं, दो बातें कहते हैं। एक तो कहते हैं कि वहाँ पर आधारभूत सुविधाओं का विकास करना होगा, तो आधारभूत सुविधाओं का इतना विकास वहाँ पर हो चुका है कांग्रेस की सरकारों में कि हम राजधानी वहाँ से चला सकें। दूसरा जो आगे जैसे बातें होती है कि भाई वहाँ पर एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी नहीं है, मैंने उसके लिए भी एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी के लिए भी वहाँ 2-3 जगहों पर मेरे दिमाग में बात है, हमारे अन्य साथियों के दिमाग में बात है। एक तो वहाँ पर चौखुटिया के पास एक जगह है जिस पर कि एयरपोर्ट बन सकता है। दूसरा गैरसैंण में ही जो दूधातोली फॉरेस्ट है, दूधातोली फॉरेस्ट में एक ऐसी रिज है जो स्ट्रेट 3 किलोमीटर सीधी है, स्ट्रेट 3 किलोमीटर तक सीधी है। मेरी तो जिज्ञासा इस तरह तक थी। मैंने एक दिन एक पायलट को पूछा कि एक बड़ा जहाज उड़ाने के लिए जिसमें कि 180 लोग बैठते हैं, मतलब जिन जहाज़ों में हम अमूमन यात्रा करते हैं पैसेंजर फ्लाइट, तो 180-190 ऐसी सीटें उसमें होती हैं। उस जहाज को उसका रनवे कितना होना चाहिए, तो उनका कहना था कि अमूमन ये 1500 मीटर के करीब होना चाहिए। पर ये डिपेंड करता है, उन्होंने एक चीज़ कही, मैंने पूछा उनसे कि क्या हाइट का इस पर प्रभाव पड़ता है कि भाई दिल्ली में कोई जहाज उड़ाना है तो उसके लिए रनवे कितना होना चाहिए, और 2000 मीटर की हाइट पर अगर जहाज उड़ाना है तो उसके लिए रनवे कितना होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि 2000 मीटर की ऊंचाई पर अगर उड़ाना है तो रनवे थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, ये लगा लो कि 2000 मीटर होना चाहिए, 2 किलोमीटर होना चाहिए। गणेश गोदियाल ने कहा कि कुछ लोग ये तर्क देते हैं कि गैरसैंण में आधारभूत सुविधाओं का अभाव है, जबकि कांग्रेस शासनकाल में वहां सभी आवश्यक बुनियादी सुविधाओं का विकास किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि राजधानी बनने के बाद वहां एयरपोर्ट निर्माण की पूरी संभावना है। इस संबंध में उन्होंने पायलट से बात कर
ये जानने की कोशिश की कि 180 सीटों वाले विमान के लिए कितनी लंबाई का रनवे आवश्यक होता है और दुधातोली में इसके लिए पर्याप्त भूमि है। तो हमारे पास मैंने वहां पर 20 किलोमीटर की दूरी पर दूधातोली में ऐसी जगह है कि जहां पर 3-3.25 किलोमीटर की स्ट्रेट रिज है। तो चूंकि वो एक व्यक्ति का डिसीजन नहीं होता है, उसमें तमाम डिपार्टमेंट तमाम बातें होती हैं, तो हमें 2-3 लोकेशन ऐसी नजदीक में देखनी चाहिए वहां पे। पर होगा ये तभी जब वहां पर सरकार बैठ जाएगी कि भाई यहाँ पर हम बैठ गए हैं, बनेगा आगे इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा। कुछ दिन तकलीफ में बीतेंगे, कोई बात नहीं। हम तो वो लोग हैं जो बोलते थे कि कोदा झोंगरा खाएंगे उत्तराखंड बनाएंगे। आज तो मिक्स गेहूं कोदे की रोटी मिक्स खा रहे हैं, कोदा ही कोदा नहीं खा रहे। कोई बात नहीं, कुछ दिन कोदा ही कोदा खाएंगे, लेकिन बना सकते हैं। देखिए, इच्छा शक्ति सबसे बड़ी चीज है और इच्छा शक्ति के आगे सब चीज बौने साबित होते हैं। और हम अपनी इच्छा शक्ति के आगे जो भी नकारात्मक बातें हैं उसको बौना साबित करें। गैरसैंण में उत्तराखंड विधानसभा भवन का निर्माण मुख्य रूप से हरीश रावत के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार के समय शुरू हुआ और आगे बढ़ा था। इस भव्य विधानसभा भवन का निर्माण कार्य 2012-2016 के बीच हुआ और पहली बार विधानसभा का सत्र 17-18 नवंबर 2016 को यहां आयोजित किया गया था। बाद में जब बीजेपी की सरकार बनी तो गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया गया। स्थायी राजधानी वाले गणेश गोदियाल के बयान पर बीजेपी ने प्रतिक्रिया दी है। देखिए, जब कांग्रेस विपक्ष में होती है तभी उसको याद आता है कि हम राजधानी पूर्णकालिक गैरसैंण या भराड़ीसैंण में बनाने का काम करेंगे, और जब सत्ता में होते हैं तो भूल जाते हैं, कुंभकर्ण की नींद में सो जाते हैं। और माननीय प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के ये कह रहे हैं, वो भी तो सत्ता में रहे हैं, वो भी तो विधायक के रूप में रहे हैं, तो जब उनकी सरकार थी तब उन्होंने राजधानी बनाने का काम क्यों नहीं किया? सबसे जो बीज बोया गया वो तो कांग्रेस की सरकार में बोया गया, निर्वाचित सरकार थी। अगर वो चाहते तो स्थायी राजधानी वहां पर बना सकते थे, लेकिन नहीं बनाया क्योंकि राजनीतिक मुद्दा उनको इसको जिंदा रखने का काम करना था। और जब 2012 में फिर कांग्रेस की सरकार आई, माननीय हरीश रावत जी जब 2013 में मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने, जब पत्रकारों ने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा इस मुद्दे को जिंदा रहने दो, अभी राजधानी की बात मत करो, अभी ऐसे ही चलने दो। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस ये दोहरा चरित्र अपना दिखाने का काम करती है। और लगभग आज मैं आपको बताऊं कि माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस प्रदेश को देने का काम किया और नरेंद्र मोदी जी ने इसको संवारने का काम किया। पुष्कर सिंह धामी जी जिस तरीके से इस प्रदेश को नई पहचान देने का काम कर रहे हैं, तो राज्य भी भारतीय जनता पार्टी ने दिया, इसको संवारने का काम भी भारतीय जनता पार्टी ने किया। और आगे भी जो भी होगा प्रदेश हित में, जनहित में, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। कांग्रेस केवल और केवल लोगों को भ्रमित करती है। और आज जब आप सत्ता में नहीं है, विपक्ष में है, तो आपको याद आ रही है, कुंभकर्णी नींद आपकी खुल रही है कि हम राजधानी वहां बनाएंगे। उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों का सपना था कि पहाड़ राज्य की स्थायी राजधानी पहाड़ में ही हो, लेकिन ऐसा नहीं हो सका है। ये बात अलग है कि कांग्रेस की सरकार ने इसकी शुरुआत की थी, लेकिन बाद में सत्ता परिवर्तन के बाद सिर्फ बीजेपी की सरकार में ग्रीष्मकालीन राजधानी की घोषणा तक ही बात सीमित रही। लेकिन अब कांग्रेस का दावा है कि अगर 2027 में सत्ता में वापसी होती है तो गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाया जाएगा, जो इतना आसान भी नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।